नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने सुधा पांडे धूमिल की एक कविता आपके सामने प्रस्तुत की थी, जो कि अपूर्ण रही थी। अभी मैंने उसके शुरुआती अंश ही आपको बताए थे। कविता अभी शुरू भी नहीं हुई थी, तब तक कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो बंद हो गया था। तो अभी मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पूरी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी और आक्रोशित कविता है। इसकी पहली पंक्ति ऐसे है: भूख कौन उपजाता है, भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है। भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आँखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की शटी में छोड़ जाता है। भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आँखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की शट्टी में छोड़ आती है। अब इस पहले पंक्ति में लेखक कहना चाहते हैं कि भूख कौन उपजाता है। वह प्रश्न पूछते हैं कि इस भूख का, इस अकाल का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। क्या सच में यह भूख, यह अकाल प्राकृतिक है, या कहीं इसके पीछे सत्ता के लोभियों का हाथ तो नहीं है। जी हाँ, अवश्य इसके पीछे कहीं ना कहीं सत्ता के तथा प्रशासन के लोभ का कारण भी है। आप देखिएगा कि ज़्यादातर जो अकाल होते हैं, या फिर जो भी समाज में समस्याएं आती हैं, या बाज़ार में या मार्केट में जो समस्याएं आती है, जिस वस्तु की कमी होती है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी सरकार, हमारी प्रशासन व्यवस्था और उसके अधिकारी होते हैं। क्योंकि गोदामों में या फिर जो संग्रहित करने वाले जो भी चीज़ें होती हैं, जगह होते हैं, वहाँ पर वो वस्तुएं बहुत ही अधिक मात्रा में मौजूद होने के बावजूद भी उसे मार्केट में, बाज़ार में उसे नहीं उतारा जाता है, ताकि उसके जो वस्तु का जो मूल्य है उसमें वृद्धि हो सके। उसके लिए वे लोग ये सब रोकथाम करते हैं, और जनता बेचारी भोले भाली, उसको लगता है कि इस बार इसकी उपज कम हुई, या फिर इसकी निर्मित कम हुई, इस वजह से इसके मूल्य में वृद्धि हुई है। या फिर ठीक उसी प्रकार हम दूसरी तरफ देखते हैं कि भूख कौन उपजाता है। तो इसमें अकाल का जो मुख्य कारण होता है वो प्रशासन और सरकार है। उसके पीछे ये है, क्योंकि अगर किसी भी देश में अकाल आता है तो एक तो कारण प्राकृतिक होता है, और दूसरा जो है वो अप्राकृतिक इसलिए है क्योंकि जब सरकार अपने फ़ायदे के लिए अनाज जो है उसकी मार्केट में, मतलब अनाज को लाना बंद कर देगी, तो व्यक्ति को भूख तो सबसे ज़्यादा निचले स्तर तक ले जाती है। तो वह कहते हैं कि वह इरादा जो तरह देता है, वह इरादा कौन सा है जो इस तरह के तमाम अकाल के कारण बनते हैं। वह घृणा जो आँखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की शट्टी में छोड़ जाता है। और वह घृणा कहीं ना कहीं हम इन कारणों को जानते हुए भी, आम जनता इन कारणों को जानते हुए भी अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेती है, और उसे प्राकृतिक कारण मानकर आगे बढ़ जाती है, और तमाम प्रकार की परेशानियां, कठिनाइयों को झेलती है। इसका जिम्मेदार वह सरकार और प्रशासन को नहीं ठहराती है। उस चालक
आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उस चालाक जो आदमी है उसने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उस चालाक आदमी यह उस चालाक आदमी कौन है? किसके लिए संबोधित कर रहे हैं उस चालाक आदमी ने? यह वही चालाक आदमी है जो सत्ता का लोभी है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, जो प्रशासन का अधिकारी है, जो कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। जब मैं उससे प्रश्न कर रहा हूँ तो भाग खड़ा होता है या फिर उसे टालने का प्रयत्न करता है। उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरफ फैले हुए बच्चों की ओर इशारा करता है और हंसने लगता है। वह क्या करता है कि गलियों में और सड़कों में जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनके तरफ इशारा करता है। मतलब कि यहाँ वह कहता है कि जो भारत की जो जनसंख्या है, जो हमारे देश की जनसंख्या है, कहीं ना कहीं इस भूख और अकाल के पीछे जिम्मेदार है। मतलब देखिए, यहाँ पर सरकार खुद से खुद पे जिम्मेदारी लेने से दूर भाग रही है और इसका मूल कारण, जो मुख्य कारण है, वो जनता को बता रही है। जबकि इसके ठीक उल्टा होता है। इसके ठीक उल्टा क्या होता है कि इसका जो अकाल का मुख्य जो कारण होता है, जो आपातकालीन जो स्थितियां पैदा होती है, इसके मुख्य कारण कहीं ना कहीं सरकार ही होती है। लेकिन वह अंत में यह सब जिम्मा किसके ऊपर थोपती है? तो वो आम जनता के ऊपर और गरीब किसान के ऊपर, गरीब मजदूर के ऊपर इसका जो भंडा होता है वो फोड़ देती है। और ठीक यहाँ पर ये जो चालाक आदमी है वह बच्चों की तरफ इशारा कर देता है और हंसने लगता है। देखो ये कितना निर्लज्ज व्यक्ति है कि जब उससे प्रश्न किया जाता है कि यह भूख का, इस अकाल का कारण क्या है, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, तो हंसने लगता है और बच्चों की तरफ इशारा करता है। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि बच्चे जो है वो बेकारी दिनों के बरकत हैं। मतलब लेखक यहाँ पे कहना चाहता है, कवि यहाँ पे कहता है कि मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोला कि जो बच्चे हैं ये बेकारी के दिनों के और उस दिनों के बरकत हैं। मतलब कि जब आदमी बेरोज़गार रहेगा, यहाँ पर बेरोज़गारी को प्रदर्शित करता है लेखक। कहीं ना कहीं यहाँ पर लेखक बेरोज़गारी की तरफ दृष्टि डालता है और कहता है कि जब इंसान बेरोज़गार रहेगा, उसके पास कोई काम नहीं रहेगा, तो घर में दिन भर घर में रहेगा, तो कहीं ना कहीं काम वासना के प्रति ज़रूर आकर्षित होगा और उस काम वासना और इस संभोग का जो परिणाम है वो बच्चे हैं। तो ठीक इसीलिए यहाँ पर लेखक कहता है कि बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत हैं। इससे वे भी सहमत हैं। इससे वे चालाक आदमी, वे नेता व्यक्ति, वे जो प्रशासन के अधिकारी हैं, वे भी इससे सहमत हैं, जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। और वे हमारे हालत पर तरस तो खाते हैं और तरस खाने के बाद खाना खाने के लिए रसद भी देते हैं। मतलब हमारी सहायता भी करते हैं, कहीं ना कहीं अपने कमियों को छुपाने के लिए थोड़ा बहुत सहायता करते ही हैं। और आपने देखा भी होगा कि जब आपातकालीन स्थितियाँ आती हैं, भुखमरी की स्थिति आती है, तो सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए कुछ छोटे मोटे कार्य करती है, जिससे कि वह जनता की दृष्टि में न आए और जनता की दृष्टि में अच्छा बना रहे। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद करते हैं। अब बताइए, अब ये जनाब कह रहे हैं कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद करते हैं। अब बच्चों के जो खेलने कूदने के, पढ़ने के, शिक्षा ग्रहण करने के दिन होते हैं, उस समय बच्चे अगर किसी के यहाँ नौकरी करें या फिर किसी के यहाँ मजदूर बन के कार्य करें,
तो उनका विकास कैसे होगा? कहीं ना कहीं उनके अंदर वो संस्कार नहीं पनप पाएंगे, उनके यहाँ कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव रहेगा, रहन सहन, समाज को कैसे आगे लेके चलना है, इन सब चीज़ों का अभाव उनके अंदर परिलक्षित होगा और वे देश के और समाज के और अपने परिवार के हित में योगदान नहीं दे पाएंगे। वो केवल पैसे के अलावा किसी भी चीज़ की तालीम नहीं ले पाएंगे। केवल उनको पैसे कमाने के अलावा किसी भी चीज़ का जो ज्ञान होना चाहिए वो उनके अंदर नहीं रहेगा और फिर अंत में यही होगा कि वे पैसे कमाने के लिए गलत रास्ते भी अपना सकते हैं। आगे की पंक्ति देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, लेकिन यही वे भूलते हैं कि दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं। देखिए, मैंने जो लाइन अभी इससे पहले जो मैंने लाइन कही थी, जो मैंने बातें आपके सामने रखी कि कहीं ना कहीं व्यक्ति पैसा कमाने के चक्कर में, बच्चे वो जो पैसा कमाने के चक्कर में उनके अंदर जो अच्छी तालीम होनी चाहिए, जो अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, जो अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उनके अंदर समाहित नहीं होगा और फिर वे पैसे को ही पैसे के रूप में देखेंगे। वो केवल पैसा किसी भी रूप में आए, वो केवल पैसा कमाना चाहेंगे और इस परिप्रेक्ष्य में वे फिर अपराध करेंगे, किसी की हत्या करेंगे, किसी की लूटपाट करेंगे, क्योंकि उन्हें तो किसी ने बताया ही नहीं कि कौन सा कार्य अच्छा होता है, कौन सा कार्य गलत होता है। अगर उन्हें कोई बताया होता तब ना वो उसका चुनाव सही ढंग से करते। मगर उस चालाक आदमी ने मेरे किसी बात का उत्तर नहीं दिया। लेकिन यही वे भूलते हैं कि दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं। मगर उस चालाक आदमी ने मेरे किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। अब देखिए, यहाँ पर मैंने उनसे कहा कि वे भूल रहे हैं, दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं अपराध फूल रहे हैं। मगर उस चालाक व्यक्ति ने मेरे किसी बात का उत्तर नहीं दिया, मेरे प्रश्न से बचने का प्रयास किया और हंसता रहा, निर्लज्जों की तरह दांत निकालकर हंसता रहा। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता की हित में कार्य करने के लिए कहकर चला गया कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं। देखिए, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दे सकूं। मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे जाने दीजिए। ऐसा वैसा मतलब व्यक्ति जैसे कभी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो आपने देखा होगा कि कोई ना कोई बहाना करके किसी न किसी बड़े उद्देश्य की तरफ दृष्टि आपका डालने की कोशिश करके मतलब कि चला जाता है। ये आपने अक्सर देखा होगा। दिग्भ्रमित जिसको बोलते हैं कि दिग्भ्रमित करके निकल जाना। तो ठीक यहाँ पर उस चालाक व्यक्ति ने, उस नेता ने, जिसको लेखक संबोधित करता है उस चालाक व्यक्ति के रूप में, तो वह हाथ छुड़ाकर चला जाता है। आगे देखिए क्या कहते हैं कवि। मैं खुद को समझाया, यार उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो। मैंने खुद को समझाया कि यार उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो। पर क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? तुम वहाँ कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो। मतलब कि आप जिस व्यक्ति से प्रश्न पूछोगे इस विषय पर, वह व्यक्ति कहीं ना कहीं पीठ दिखा के भागता